नमस्कार, मैं हूँ संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव भाई। स्वप्निल भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। बहुत शुक्रिया। संसद का मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार के 2 तिहाई बहुमत जुटाने की जिद ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ दिया गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी को फिर से तोड़ा जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर तो हमें अमेरिका को धमकाने के लिए चलाना चाहिए, जो भारतीयों का लगातार भारतीयों की हत्या कर रहा है। लेकिन ठीक है, मोदी साहब का एजेंडा कुछ और है। एक-एक करके तमाम राज्यों में विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनसे ज्यादा जो जरूरत है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की है। लेकिन बिरला साहब को भी चुनाव लड़ना है। स्पीकर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे वो तो मोदी और शाह तय करेंगे, लेकिन सांसद बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये कोटा की जनता तय करेगी। पिछली बार ही बड़ी मुश्किल से ओम बिरला जीते थे, क्योंकि मैं कोटा जा चुका हूं, बिरला साहब के कार्यक्रम में जा चुका हूं। बड़ी मुश्किल से वो जीते थे कोटा। इस बार राहुल गांधी ने जो बड़ी हुंकार कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को कोटा में ही घेरने की तैयारी, और वो भी संसद के मानसून सत्र से पहले, ताकि कुर्सी पर बैठे हुए बिरला जो है वो थोड़े से सहमे हुए नजर आए, थोड़े से डरे हुए नजर आए। पटना जाकर नीतीश कुमार से भी मुलाकात की क्या बड़ी बड़ी तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जहां उनकी गद्दी हिल रही है, वहां अखिलेश यादव को भी बड़ा इशारा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी सोच भी नहीं सकते थे, खास तौर से मैं अमित शाह की बात करूं तो सोच भी नहीं कर सकते थे कि एक ऐलान से राहुल गांधी इतने राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे। जब शिक्षा मंत्रालय में आग, ईवीएम को जला दिया जाता है, उसमें शक और कई तरह की बातें आती है। सुप्रीम कोर्ट माशाअल्लाह बड़ा गजब फैसला दे रहा है आजकल, सलाम है सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे माहौल में राहुल गांधी की इस नई चाल से कितना असर पड़ेगा इस देश की राजनीति पर, इसको डिकोड करने के लिए हमने स्वप्निल भाई को जोड़ा है। स्वप्निल भाई, सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जो ऐलान किया, 4 शहर, 4 राज्य, 4 बड़ी रैली, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होना तय है, विदाई तय है। लेकिन ये क्या कार्यक्रम है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। देखिए राहुल जो है अब छात्रों से सीधे संवाद करने जा रहे हैं। राहुल खुद जा रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं। बीते कुछ दिनों से हमने एक चीज देखी कि कांग्रेस लगातार सड़क पे थी। एनएसयूआई हो, कांग्रेस का इंडियन यूथ कांग्रेस हो, विनोद झाकड़ जैसे नेता हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, उदय भानु चीब काफी बहुत सफलता के साथ उन्होंने लीड किया तमाम कैंपेन्स को, तमाम प्रोटेस्ट को। भीड़ भी आई, जेनजी भी जुड़े, यूथ भी जुड़ा और अभिभावक भी जुड़े बच्चों के, जिनको अपने बच्चों की चिंता है। ये सारी चीजें हमने देखी, ये सारी स्थितियां हमने देखी। लेकिन संतोष भाई, एक चीज हमने और नोटिस किया, और वो ये कि प्रोटेस्ट जिन शहरों में हो रहा था वहां पे तो लोगों को पता चल रहा था, लेकिन बाकी जगहों पे कांग्रेस अपने सोशल मीडिया से भले उसको पहुंचा रही थी, लेकिन मीडिया कवरेज नहीं थी। अब राहुल गांधी स्वयं जाएंगे तो मरी से मरी हालत में भी इस चीज को एक मीडिया कवरेज भी मिलेगी। आपने कहा कोटा का, आपने जिक्र किया, कोटा 17 जून को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। कोटा है, इलाहाबाद है, पटना है। देखिए एक बात समझिए, ये जो 4 शहर जिनका जिक्र हो रहा है, और सबसे अंत में दिल्ली है। दिल्ली में वो सबसे अंत में आ रहे हैं, वो शुरुआत कोटा से कर रहे हैं 17 जून से। मैं इसे इस तरीके से देखना चाहता हूं, कोटा में सिर्फ और सिर्फ कोटा के मतदाताओं को ही प्रभावित करने की बात नहीं है। कोटा आज की तारीख में एक ऐसा शहर है जहां पे तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, वो एलन हो या बाकी चीजें हों। मैं दर्शकों से एक चीज के लिए माफी भी मांगना चाहता हूं। मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, बहुत नटखट सा, तो उसकी आवाज आपको हो सकता है थोड़ी बहुत परेशान कर रही हो, उसकी म्याऊं म्याऊं आपको सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए मैं माफी नहीं, चाहता हूं। उसमें हमारे दर्शक समझदार है, और आप जिस तरह से प्यार करते हैं इन लोगों से और जिस तरह से देखभाल करते हैं, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे। आप अपनी बात जारी रखिए, कोई बात नहीं। उसको भी बोलने का मौका है, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो लोकतंत्र है मेरे घर में, कम से कम मेरे घर में कुत्ता बिल्ली एक साथ रहते हैं और बहुत लोकतांत्रिक तरीके से रहते हैं दोनों, बहुत प्यार से रहते हैं, और दोनों अपनी बात पूरी आजादी के साथ रख लेते हैं, हम ही कम बोल पाते हैं। खैर,
तो देखिए कोटा जो है ना, वहां पे तमाम अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं, तमाम बच्चे वहां पे जाते हैं, देश के कोने कोने से पहुंचते हैं और आंखों में कुछ सपने लेकर पहुंचते हैं। तो राहुल ने बहुत स्ट्रेटजिकली उन शहरों को चुना है जो इस तरीके के हब हैं। इलाहाबाद, जिस जमाने में कोटा नहीं हुआ करता था, उस जमाने में इलाहाबाद, और आज की तारीख में भी इलाहाबाद का अपना एक महत्व है। वहां पर तमाम बच्चे, तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, तो राहुल उसके बाद वहां भी पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसे इस तरीके से देखिए कि अब एक तरफ तो इसे मीडिया कवरेज मिलेगी, वो तो ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना भी ठीक है, वो तो होना ही होना है। वो तो मोदी जी मौका खोज रहे थे, लेकिन अब कैसे कांग्रेस प्रतिरोध कर रही है, तो कैसे? कल बड़ा अ, अच्छा किया राहुल ने वो अपना भाषण जारी करके, जिसमें उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस, लेकिन कांग्रेस के रेजिस्टेंस पे मोदी जी झुक गए। ये मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए, तो सीजेपी आई, और सीजेपी के प्रोटेस्ट को आपने देखा ना, कितना हाइप मिला इस देश में। लेकिन उससे ज्यादा की भीड़ कांग्रेस जगह जगह जुटा रही थी, उसको कोई हाइप वाइप नहीं मिल रही थी। तो अब राहुल जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस चीज को एक हाइप भी मिलेगी, क्योंकि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश के बड़े नेता हैं, शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है तमाम देशों में जहां पे इस तरीके का कल्चर हो। हमारे यहाँ तो नहीं एक है। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटजी के तहत राहुल ने 4 शहरों को चुना है, और डायरेक्ट वो छात्रों से संवाद जब करेंगे, छात्रों की बातों को सुनेंगे, और राहुल इसलिए जाने जाते हैं। ये कोई पहली बार राहुल नहीं कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी, यूपीए की, नहीं, डॉक्टर एक साहब बात मैं की। यहाँ पे थोड़ा-सा और हाँ, हस्तक्षेप करना चाहूँगा, चूँकि जी, कोटा का महत्व बहुत अलग है। कोटा में एजुकेशन संस्थान है, कोचिंग हब है, और कोचिंग हब जो वहाँ कोचिंग चलाते हैं, उनको लेकर ओम बिड़ला साहब का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। कई बार जब खबरें आती हैं कि भाई कोटा में बच्चे ज़्यादा जान दे रहे हैं, तो उनका जो इकोसिस्टम का होता है, वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसमें माता-पिताओं की भी उतनी ही गलती है, अभिभावकों को भी उतनी ही गलती है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इस बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अमित शाह के स्टाइल से सोच रहे हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति पक्षपात करता है। ये राहुल गांधी सदन के अंदर भी कह चुके हैं, सदन के बाहर भी कहते हुए नजर आते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, ये नतीजा कोटा में दर्शकों को बता देता हूं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांसद वहां से जीते थे। 14 में मोदी लहर में ओम बिड़ला जीते, एक साधारण सांसद के तौर पर रहे। 14 से 19 में चूंकि सुमित्रा महाजन से नाराज हो गए थे मोदी जी, क्योंकि वो उस तरह से बिल्कुल बात सुन नहीं पा रही थी सरकार की, तो 19 में ओम बिड़ला साहब को स्पीकर बनाया गया। जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा स्पीकर के तौर पर 24 का इलेक्शन लड़ने गए, तो जीत बंपर होनी चाहिए थी। लेकिन जीत बंपर क्या हुई, जरा मैं बता देता हूं। ओम बिड़ला साहब, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, मतलब है स्पीकर, वो चुनाव जीते हैं, उनको वोट मिला 7,50,496, और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजन, जबकि कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई थी। मैं ध्यान से कह रहा हूं, अगर अशोक गहलोत, सचिन पायलट इस खेमेबंदी को हटा दे अगर राहुल गांधी, पिछली बार उस धड़ेबाजी, खेमेबाजी के बीच कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले थे 7,08,522 वोट, और ओम बिरला बड़ी मुश्किल से 41,974, यानी लगभग 42,000 वोटों के अंतर से जीत पाए थे। अगर कोटा में 17 जून को राहुल गांधी इस पूरे अभियान की, चूंकि ये उनके अभियान का पेपर लीक और तमाम चीजें जो है उनके अभियान का ये पहला हिस्सा है, कोटा में अगर मतदाताओं को समझा पाने में कामयाब हो गए, कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिकों को समझा पाने में कामयाब हो गए, क्योंकि धंधे पर जब चोट लगती है, पेट पर लात पड़ती है, तो उसका असर होता है। अगर कोचिंग के मालिकों को ये लगा कि नीट जैसी परीक्षा की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाएगी, और ये लगेगा कि पैसे देकर ही डॉक्टर बना जा सकता है, या एनटीए की परीक्षा में पैसे देकर ही क्वेश्चन पेपर खरीदे जा सकते हैं, तो कौन सा माँ बाप अपने बच्चों को कहेगा कि जाओ बेटा कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, ईमानदारी से पढ़ाई करना, मेहनत से आप निकाल लोगे, मेहनत ही तरक्की का रास्ता खोलता है। कोटा की इंडस्ट्री पे ताला लगने की नौबत आ सकती है। राहुल गांधी अपने इस अभियान की शुरुआत करके कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज कोटा को देंगे। ओम बिरला के वोट बैंक को एक निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। एक और बात, इलाहाबाद का आपने जिक्र किया। इलाहाबाद सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं है। इलाहाबाद, मैं हमेशा, मेरा ये मानना रहा है कि उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा तो जरूर है, लेकिन इलाहाबाद अपने आप में एक ब्रह्मांड है, अपने आप में एक यूनिवर्स है। एक जमाने में अपराध की दुनिया हुआ करती थी। उससे पहले के जमाने में नेहरू जी का पूरा बोलबाल, पूरा इलाका, चंद्रशेखर आजाद का भी वही इलाका है। एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है, मूंछों पे हाथ रखे, उसमें चंद्रशेखर पार्क भी, चंद्रशेखर आजाद जी भी नजर आते हैं, मूर्ति उनकी बनी हुई है। एक अलग ही दुनिया है, संगम भी है इलाहाबाद में, जहां तमाम चीजें होती है।
वहां जाकर एक मैसेज छात्रों को देने की कोशिश, और उसके बाद 11 जुलाई को पटना, बिहार की राजधानी, नीतीश कुमार को लेकर तो वो 8 जून की इंडिया गठबंधन की बैठक में कह चुके हैं कि कांग्रेस ने नहीं निकाला, कांग्रेस ने उनको जाने को मजबूर नहीं किया, मेरा कोई रोल नहीं था। 11 जुलाई संसद सत्र या तो शुरू हो चुका होगा, संसद सत्र बीच में होगा, या संसद सत्र शुरुआत होने वाली होगी। पटना में जब वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, पता नहीं नीतीश कुमार तक उसकी आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। और 14 जुलाई देश की राजधानी दिल्ली, मतलब बड़ी ही खूबसूरती से शहर का चयन किया गया है। एक संदेशा ओम बिरला को दिया गया, नीतीश कुमार को भी संदेशा दिया जा रहा है। क्या राहुल गांधी अब इंडिया गठबंधन में वाकई उन नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार है जिनकी आने की वजह से मोदी की विदाई हो सकती है? क्योंकि भाई मोदी विदा तो तभी होंगे जब आप नंबर जुटा पाएंगे। एक बड़ा संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को भी और अखिलेश यादव को भी, सीधे तौर पर जो यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है। क्या लगता है आपको और क्या मानना है? देखिए, मैं इसे इस तरीके से नहीं देखना चाहता क्योंकि ये बातें बहुत बार की गई हैं और उसका कोई नतीजा निकलता नहीं है। उसके पीछे और भी कारण हैं। जिन नेताओं मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जिन नेताओं से हम कई बार ये आस लगा लेते हैं कि वो इधर आ जाएँगे या वो मोदी जी का साथ छोड़ देंगे। क्या है ना, अ, उनमें से एक नेता हैं जिनको अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, अ, ए और लगातार वो बढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो बेटा है, उसे लोग सुपर चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर दिल्ली में कोई मीटिंग होनी है, तो अक्सर वो वहाँ पर लीड करते हुए उनका बेटा दिखाई देता है। अ, वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं और वो नहीं चाहते आज की तारीख में कि उनके बेटे के भविष्य पर किसी भी तरीके की अ, कोई भी एक तलवार लटके। तो वो इधर आ जाए इसकी उम्मीद नहीं है। जो दूसरे सज्जन हैं जिनका आपने नाम लिया, हालाँकि मैं अब उनका नाम लेना बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, इसलिए राहुल ने भी नाम लिया इंडिया अलायंस की बैठक में। उन्होंने तो कहा कि भई वो मेरी वजह से नहीं गए थे, ना वो कांग्रेस की वजह से गए थे। अब क्यों गए थे, ये राहुल ने नहीं बोला खुल कर के। अ, उन्हीं नेताजी के एक दूत थे, जिनको दिल्ली दरबार भेजा गया था। बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी वफ़ादारी बदल ली और वो दिल्ली दरबार के हो लिए। वहाँ के दूत बन के आए और यहाँ के हो लिए। तो वो जो नेताजी हैं, उन्होंने अपने बेटे को अब एक ऐसा डिपार्टमेंट दिया है कि मुझे लगता है कि उनको उस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उनको निजी तौर पे उस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है भैया, उसकी मदद की ज़रूरत है। वो समझ में नहीं आता है कि कैसे वो डिपार्टमेंट सँभाल रहे हैं। भाई जिस आदमी का खुद का स्वास्थ्य नहीं, और दो स्वास्थ्य चीजें का हैं मतलब स्वप्न में, हाँ, दो चीजें। पहला जो जिक्र आपने किया चंद्रबाबू नायडू का, चंद्रबाबू हाँ। नायडू के मन में देखिए दुविधा तो है। उनको पता है कि वो विरासत अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यही रफ्तार रही तो उनके बेटे को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। वो तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तरह ही स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा या आईटी जैसा कोई मंत्रालय, आईटी भी नहीं देगी क्योंकि आईटी में एक नहीं बड़ा झोलझाल अंतर है, लेकिन है। अंतर है जहां तक, हाँ, आंध्र प्रदेश की बताता हूँ, आगे राजनीति और बिहार आगे की करता हूँ, राजनीति में लेकिन बहुत जहां तक अंतर है। निशांत कुमार की बात है, देखिए नीतीश जो है, नीतीश कुमार के साथ एक दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए, नीतीश कभी किसी के पूरी तरह से सगे नहीं हो पाए और कोई नीतीश का सगा नहीं हो पाया। मतलब जितने उत्तराधिकारी उन्होंने बनाने की कोशिश की, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा ले लीजिए, चाहे आरसीपी सिंह ले लीजिए, प्रशांत किशोर तो बाकायदा मुख्यमंत्री निवास में रहने लगे थे। मैं बहुत दर्शकों को बता दूं, बहुत कम लोगों को पता होगा, लंबे अरसे तक निशांत कुमार नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहते थे। प्रशांत किशोर जो हैं, वो मुख्यमंत्री आवास एक अने मार्ग पर रहते थे, सब कुछ तय करते थे नीतीश बाबू क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, लेकिन वो भी एक तरह से निकल कर चले गए। तो ये नीतीश कुमार का एक दुर्भाग्य है। लेकिन मैं फिर वही मानता हूं, आपको मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है, तो आपको नंबर तो चाहिए, और नंबर का जुगाड़ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना के नहीं, नहीं, कर लिया गया था। संतोष अगर भाई माफ़ थोड़ा सा कीजिएगा ध्यान बीच में देते रोक तो रहा शायद हूँ। हालात ऐसे ना होते, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पाते। नहीं, नहीं, मैं एक इसमें एक चीज़ ऐड ऑन कर दूँ। अब राहुल ये नंबर चुनाव, देखिए राहुल के अंदर एक अच्छी काबिलियत है। उनके अंदर क्लैरिटी है कई चीज़ों को लेकर के। राहुल को ये बात समझ में आ गई है कि अब जो चुनाव हो रहे हैं ना, इन चुनाव से जीतना एक सपने जैसा है, नहीं जीत सकते। ये एक राहुल ने खुद कहा इस बात को कि भई ये एक ड्रीम लैंड है। तो राहुल
बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात इस समय कह रहे हैं। और ये जो अभियान है ना 4 जगहों का, ये इससे 4 से ये 8 होगा, 8 से ये 12 भी होगा। अलग-अलग शहरों में भी जाएँगे राहुल, इसको लेकर के इन 4 शहरों के अलावा। ये उसी रेजिस्टेंस, उसी आंदोलन, उसी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा है। एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक शांत नहीं होगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हो जाने के बाद भी शांत नहीं होगा। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तख्ता पलट का। मैं नेपाल की जनची क्रांति का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ, हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं। गांधी ने भी आंदोलन किया था ना इस देश में, और झुके थे अंग्रेज, कई बार झुके थे। तो राहुल अब उसी रास्ते पर चलने के लिए निकले हैं। कोई साथ आए तो ठीक है, ना आए तो उसकी मर्जी, लेकिन राहुल करने यही जा रहे हैं। राहुल अब नंबर के फेर में, राहुल अब चुनावों के फेर में, उन फेरों से बाहर निकल करके बहुत क्लियर है कि उन्हें करना क्या है। और अभी उनके पास वक्त है, 2029 तक का वक्त है। राहुल के लिए लक्ष्य 2027 नहीं है। तो राहुल तब तक तो यही करते रहेंगे। और राहुल अगर तब तक यही करते रहे, तो इस बात को समझिएगा संतोष भाई, इस देश में चुनाव आयोग की साख, क्रेडिबिलिटी जिस तरीके से गिरी है, इस देश की आम जनता जिस तरीके से परेशान है, हर शख्स वो राहुल गांधी के भीतर अपनी आवाज सुन पाएगा। राहुल यही करने जा रहे हैं, राहुल यही करेंगे। और मैं इतने दावे के साथ इस बात को इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ महीनों के तमाम घटनाक्रम देखे हैं। राहुल अब सीटों की बात, वोटों की बात, इवन केरल तमिलनाडु के चुनाव तक में नहीं की उन्होंने भाई साहब। वो नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ चुके हैं इन चीजों को। आप देखिए कोई नहीं भी नेता कहीं, स्वप्निल नहीं भाई, नहीं इस इसमें पे मैं थोड़ा सा मैं इसमें एक मैं थोड़ा एग्जांपल सा और जोड़ दूं। हाँ, हाँ, जोड़िए। मैं एक एग्जांपल और जोड़ दूं। कोई भी नेता कहीं जाता है तो क्या करता है भाई, कहता है कि आप मुझे वोट दीजिए, हम ये गारंटियां देते हैं। राहुल भी यही किया करते थे। इस बार के आप चुनाव प्रचार देखिए। मैं जब राहुल के अभी हालिया दिनों के मैंने तमाम चीजें सुनी और देखी, जब एक बैठक के अंदर उन्होंने कह दिया कि भाई मोदी जी की सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। जब राहुल ने खुलेआम एक दिन एक मंच से कह दिया कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो उसके बाद मैंने चुनाव के दरमियान, जो हालिया दिनों में भी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन चुनाव के दरमियान इनकी भाषा देखी। पश्चिम बंगाल में क्या बोल रहे हैं, तमिलनाडु में क्या बोल रहे हैं, असम में जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। भाई साहब, ये कहीं पर भी वोटों की बात नहीं कर रहे, वोट मांगने की अपील नहीं थी। सीधे तौर पर जनता की कमजोर नब्ज को राहुल दबाते हुए दिखे और जनता के मुद्दों को उठाते हुए दिखे। एक बॉडी लैंग्वेज जो राहुल की थी, वो सीधे तौर पर एक विद्रोह की बॉडी लैंग्वेज थी। विद्रोह का मतलब कोई बहुत हिंसक नहीं, विद्रोह नहीं। हाँ, स्वप्निल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि अहिंसक तरीके से अपना विरोध जताना, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, महात्मा गांधी का आंदोलन और गेटअप बदल के बड़ी तस्वीरें ये वायरल करवाते हैं मोदी जी अपनी, कहते हैं कि मैं भी उस आंदोलन में शामिल था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। तो हमारे पास तो दो जो एग्जाम्पल है वो सेट है। लेकिन आपने एक बात कही, वोटों की चिंता नहीं करते। मैं तो बड़ी दिलचस्प तौर पर बताता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा हुआ हूँ। फंड एक बड़ा क्राइसिस है। आज हकीकत यही है कि स्वप्निल श्रीवास्तव भाई अपना मुद्दा चलाते हैं, फंड की क्राइसिस है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रखे हैं। हालत यह है कि संतोष पाठक यूट्यूब पे है, लेकिन हमारे साथ भी फंड की क्राइसिस है। अगर फंड की क्राइसिस ना होती तो शायद हम ग्राउंड जीरो पे ज्यादा विजिबल होते बाकी लोगों के ठीक बात। मुकाबले। वो विजिबिलिटी हमारी कम है क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अगर आप चुनावी राजनीति में हैं तो आपको वोटों की गिनती तो करनी पड़ेगी। हाँ, राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में भट्टा परसौल से लेकर और आज विपक्ष के नेता के तौर पर जब भारत यात्रा की, उनकी भाषा, उनकी जुबान, उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके समझने का तरीका, ये सब कुछ एक है। लेकिन आपने जो एक बात कही ना, 2029 तक बचाने के लिए फिर कुछ बचेगा नहीं। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। 2029 तक अगर मोदी साहब टिक गए तो बचाने को कुछ बचेगा नहीं। राहुल गांधी के पास ज्यादा से ज्यादा समय है तो 6 महीने या साल भर का समय है। ये एक कड़वी सच्चाई है। राहुल गांधी इस बात को समझते हैं। लेकिन जरा आंदोलन जो क्या है, रूपरेखा, वो थोड़ा सा बता देता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की कि कांग्रेस 17 जून को राजस्थान के कोटा से अपने आंदोलन की पेपर लीक,
परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी, ये सब युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं। उनको लेकर आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत करेगी। उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, बेरोजगारी और सरकार की ओर से भारत के युवाओं के साथ लगातार हो रहे धोखे के बढ़ते संकट के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान के पहले चरण की घोषणा कर दी है। उन्होंने तारीख बता दी जो हम दर्शकों को बता चुके हैं कि 17 जून कोटा, 10 जुलाई इलाहाबाद, 11 जुलाई जो है वो पटना है और उसके बाद 14 जुलाई दिल्ली में है। जुलाई में 3 तारीख है क्योंकि संसद के मानसून सत्र की बात भी कही जा रही है। और इस देशव्यापी अभियान के तहत पार्टी देश भर से एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, पीसीसी, डीसीसी और स्थानीय इकाइयों के माध्यम से बड़े पैमाने पर छात्रों तक पहुंचकर राहुल गांधी के आह्वान को दोहराएगी। फिजिकल और डिजिटल निमंत्रण दिया जाएगा। कैंपस में संपर्क, कोचिंग सेंटरों, विश्वविद्यालय, स्कूलों और युवा केंद्रों पर बातचीत, सोशल मीडिया अभियान, लाइव स्क्रीनिंग और छात्रों के साथ सीधे संवाद का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा, यानी सीधे सीधे यूथ से जुड़ने की एक तरह से कोशिश। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी वोटों की चिंता नहीं करते। मैं महात्मा गांधी से तुलना राहुल गांधी की नहीं करूंगा क्योंकि महात्मा गांधी अभी भी सबसे आगे है और शायद महात्मा गांधी की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। लेकिन मान लिया मैंने कि राहुल गांधी वोटों की चिंता नहीं करते, तो फिर उनको आसपास कुछ ऐसे युवाओं को तो जरूर रखना चाहिए जो कांग्रेस की तथाकथित परंपरावादी विचारधारा से न जुड़े हो, एक नई दुनिया से आए, एक नई जगह से आए और राहुल गांधी उन पर भरोसा करे और वो राहुल गांधी पर भरोसा करे। दोनों एक दूसरे के पूरक बने, क्योंकि महात्मा गांधी को भी एक जवाहरलाल नेहरू ढूंढना पड़ा था और जवाहरलाल नेहरू अचानक नहीं मिला था। कई नेताओं को टेस्ट करते हुए, कई नेताओं की परीक्षा लेते हुए वो जाके जवाहरलाल नेहरू पे टिके कि हाँ, ये व्यक्ति भारत की बागडोर संभाल सकता है। कई सारे गुण, अवगुण थोड़े बहुत सब में होते हैं क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। ये राहुल गांधी क्या अपने लिए कोई नेहरू ढूंढ पाएंगे? कांग्रेस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से नहीं, कहीं बाहर से किसी न किसी से क्या उनको इस बात की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो टैलेंट हंट भी करे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 40, 45, 50, 55 या 60 साल का हो और जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। राहुल गांधी यात्रा करें और राहुल गांधी के बिहाफ पर सीटों की चिंता, वोटों की चिंता, गठबंधन की चिंता, कांग्रेस को मजबूत करने की चिंता, कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए जो फंड की जरूरत है उसके जुगाड़ करने की चिंता। कोई ऐसा भरोसेमंद आदमी तो राहुल गांधी को फिर तलाश करना होगा ना, अगर उनको खुद वोटों की और सीटों की चिंता नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर तलाश करना होगा। देखिए, जो राजनेता होता है ना, वो अ, हमसे, आपसे कहीं ज़्यादा सोचता है। तो हो सकता है वो तलाश कर भी रहे हों या हो सकता है तलाश कर चुके हों, उसको सामने नहीं ला रहे हों। बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में, मैं एक नाम ले लेता हूँ चलिए, विनीत पुनिया हैं। कितने लोग जानते होंगे इस देश में विनीत पुनिया को? कितने लोग जानते होंगे? शायद मुझे लगता है कि बहुत कांग्रेस के ही बहुत ज़्यादा कई ऐसे समर्थक होंगे जो विनीत पुनिया का नाम नहीं जानते होंगे। लेकिन विनीत पुनिया करते क्या हैं? विनीत पुनिया कांग्रेस के लिए हर तरीके की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए काम कर रहे हैं और बहुत साइलेंटली। एक दिन मेरी तकरीबन 18-20 मिनट बात हुई, देर शाम हो रही थी, वो भी रास्ते में थे, 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था। मैंने फोन किया किसी और काम के लिए, फिर लंबी बातचीत हुई तो मैंने कहा कि विनीत जी, आप कभी ना कोई पीसी वगैरह नहीं करते, बोलते बड़ा अच्छा है आप और चूंकि आप प्रोफेसर रहे। तो उन्होंने कहा कि देखिए स्वप्निल जी, बहुत लाइमलाइट में रह लिए, हमको क्या है ना, अब साइलेंटली काम करने में बड़ा मजा आता है। तो हो सकता है विनीत पुनिया जैसा कोई आदमी राहुल ने खोज लिया हो, उनके साथ हो सकता है हो। अ, माफ कीजिएगा, मैं अलंकार जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अलंकार का तो एक ही काम हो गया है कि एयरपोर्ट पे राहुल गांधी जहां पे भी उतरे और जैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी आके लगे तो अलंकार जाएं, जाकर के ड्राइविंग सीट संभालें। अलंकार का एक ही काम हो गया है और ये बहुत स्ट्रेटजी के साथ करते हैं अलंकार। किसी दिन फिर बात होगी अलंकार के इस मुद्दे पर। लेकिन नहीं, आपने आपने बिल्कुल सही कहा और उन्हीं लिस्ट में आप केसी वेणुगोपाल को भी जोड़ लीजिए। जो लोग राहुल गांधी को चेहरा दिखाने के लिए ही आतुर रहते हैं, कम से कम नहीं, वो चेहरा कांग्रेस का दिखाने के भला लिए नहीं कर नहीं, सकते। चेहरा दिखाने के लिए वो नहीं, लोगों को दूर रखने के लिए। अब आप सोचिए, अगर राहुल गांधी गाड़ी में बैठे हैं, अलंकार वहां पे मौजूद है और कोई और नेता भी उसी गाड़ी में आके बैठा और वो राहुल गांधी से कुछ अकेले में बात करना चाह रहा है या कोई बात कर रहा है, तो वो सारी बातें अलंकार के पास फील्ड है ना। अलंकार को पता है, अलंकार के सामने सारी चीजें चल रही हैं। आप कभी भी राहुल गांधी की गाड़ी देखिए,
अगर राहुल गांधी खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो ड्राइवर की सीट पे अलंकारी आपको मिलेंगे, कोई और नहीं मिल सकता। म्यूट है आप। ये राजनीति में ड्राइवरों का खेल बहुत दिलचस्प है। जब अन्ना हजारे का भी आंदोलन हुआ था तो शुरू में गाड़ी कोई और चलाता था, बाद में चूंकि लगा अरविंद को, मनीष को कि गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि कोई और चलाता है तो भाई विजिबल है, वो मराठी लोगों से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया परमानेंट उनके ड्राइवर बन गए थे। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी कि लोगों को कैसे उनसे काटा जाए, कैसे सारी इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, वो एक अलग बात है। लेकिन स्वप्निल भाई, ये जो तमाम जानकारियों से आपने हमारे दर्शकों को रूबरू कराया, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि इस देश में युवाओं को नुकसान पहुंचाने वाला हर वो नेता, चाहे वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे उनको बचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या इन दोनों को बचाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत हो, या जो भी तथाकथित शिक्षाविद जो शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहा है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। इस्तीफा या विदाई काफी नहीं है। अगर वो तिहाड़ जेल के पीछे नहीं जाएंगे तब तक इस देश के युवाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम और स्वप्निल भाई लगातार अपने दर्शकों के सामने आते रहेंगे और ये तमाम चीजों पर, इस तरह की अलग अलग चीजों पर चर्चा करते रहेंगे। आज दर्शकों से सिर्फ एक कमेंट करने को कहूंगा, आपको लगता है कि मोदी जी जेल जाने का देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? और दूसरा सवाल, मैं सीधे तौर पर दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या अब जब भी लोकसभा चुनाव होंगे, कोटा की जनता ओम बिरला को अपना सांसद चुनेगी? क्योंकि गड़बड़ है। कोटा का जो जीवन है वो कोचिंग है, और कोचिंग मतलब प्रतिभा, कोचिंग मतलब युवा, कोचिंग मतलब पारदर्शी परीक्षा, और अगर वो उम्मीद खत्म हो जाएगी तो कोचिंग इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। फिर कौन पूछेगा कोटा को? तो कोटा की जनता क्या अगली बार ओम बिरला को वोट देगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वप्निल भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम बातों से रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।